हेलो मिस्टर एंड मिसिस लॉयर्स। सो यूपी एपीओ एग्ज़ाम 2022 कंप्लीट हो चुका है और आप में से किस किस ने ये एग्ज़ाम दिया और कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो मैं आपको अभी आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में हम करेंगे इसके जीके के क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा आप सबको पता है जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा इस बार की जीके जो थी वो काफ़ी प्रो लेवल की आई थी। तो उसके लिए चलो ठीक है, हमने जैसा भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन क्या हम आगे के लिए सीखने के लिए तैयार हैं? अगर वो क्वेश्चंस आगे हमारे किसी और एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं तो क्या हम उसे अब सही करके आएंगे या फिर दोबारा से अपनी मिस्टेक से सीखेंगे नहीं और गलती रिपीट करेंगे? तो मिस्टेक से सीख लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं आपको जीके के क्वेश्चंस के आंसर्स तो बताऊंगा ही, और जो कि अगर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो उन्होंने शायद आके देख भी लिया होगा कि किसका ए है किसका बी है जो भी है, लेकिन मैं क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा उनके एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर वो क्वेश्चन दोबारा कहीं दिख गया तो आप उसको बिल्कुल छोड़ के नहीं आएंगे। वो आपका बिल्कुल ये 50 क्वेश्चन जो है अब हमें टिप्स पे याद होने चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपके लिए इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ क्वेश्चन वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हमारा आया था, विद रेफरेंस टू द मराठास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए मराठास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, और इसका आंसर है ए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो अब इसको समझते क्यों है। देखिए जो शिवाजी की ड्यूरेशन थी ना उनके एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्होंने क्या एक रिफॉर्म लाया था, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शिवाजी वॉज हिज ओन क्रिएशन। उन्होंने अपना ही एक क्रिएट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और उसका उन्होंने नाम दिया था अष्टप्रधान। मतलब जैसे आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनकी हेल्प करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग। आज की डेट में ये लिमिट जो है 15% है, लेकिन शिवाजी के थे अष्ट मीन्स 8, तो 8 वो लोग थे, और प्रधान मतलब अष्ट प्रधान, ये 8 के प्रधान शिवाजी थे। तो जो किंग होगा वो प्रधान होगा और बाकी उसके हेल्पर्स 8। तो आज के कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे होते हैं वैसे ही वो अष्ट प्रधान, उन्होंने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था। फर्स्ट क्लियर। सेकंड, अनलाइक रणजीत सिंह ही टुक नो फॉरेन एड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है, फॉरेन एड उन्होंने नहीं ली थी, तो इसका ऑप्शन है ए। आगे देखते हैं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। इसे याद कैसे रख सकते हैं, लॉजी जहाँ लगा रहता है वो होता है स्टडी ऑफ, एंड इसके आगे तो खुद ही लिखा हुआ है PED, मतलब हिंदी में देखें तो पेड़, पेड़ और लॉजी, पेड़ मतलब सॉइल, तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। पेडोलॉजी आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसमें जो कंट्री है, जो ऑप्शन है सी, कंट्री है उज्बेकिस्तान। इसको देखिए क्या याद रखना है, कृति, KRATI। ये जो कृति है ना, ये 5 कंट्रीज़ हैं और यही पांचों कंट्रीज़ कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब देखिए आप इसे कृति याद कीजिए या AKRTI आकृति याद कीजिए, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने कृति याद किया है, तो कृति से क्या होगा, K से कजाकिस्तान, R से रशिया, A से अजरबैजान, T से तुर्कमेनिस्तान और I से ईरान। ठीक है, इन दो ही ऑप्शन में नहीं थे, रशिया और ईरान, पर ये बाकी ऑप्शन में थे, और उज्बेकिस्तान इसका आंसर नहीं है क्योंकि कृति में यू तो आता ही नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट, देखिए लार्जेस्ट बोलता विक्टोरिया, लॉन्गेस्ट बोला तंगानिका। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ये तो करंट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। अभी ये आगे के जो एग्जाम होंगे उसके लिए इर्रिलेवेंट है, पर इसका ऑप्शन जो था फिफ्थ क्वेश्चन का डी था। रशिया ने अपनी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट अभी टेस्ट करी है। ठीक है, और ये टेस्ट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। सिक्स क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। ये बिल्कुल ही मतलब एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा आई होप शायद ये लॉ वाले स्टूडेंट ज़्यादा इसमें ध्यान देते भी नहीं है, और एक दो क्वेश्चन छूट भी जाए तो कोई उसमें कोई इशू नहीं है। इसका जो ऑप्शन है ये है डी, क्योंकि इसमें यही पेयर जो है ना करेक्टली मैच है। लेकिन हम अपना थोड़ा IQ लगा सकते हैं कि अगर हमें 3 ऑप्शन नहीं पता है और एक भी अगर हमें कुछ हिंट मिल गई तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस में खास तौर पे। तो इसका जो ऑप्शन है, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यही एक रूल होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही रूल है। ठीक है, ये एक मतलब ये सब बेसिक क्वेश्चन ही है, आप इसे याद रख सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज पुष्यमित्र शुंग, शुंग डायनेस्टी, जो शुंग डायनेस्टी थी एंशिएंट इंडिया की, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। अगर आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा है तो फिर आपको ये क्वेश्चन शायद आप इसका सही करके आए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो थे ना, इन्होंने ही स्टैब्लिश करी थी शुंग डायनेस्टी, और इन्होंने किसको मारा था, किसको हराया था, कमांडर पुष्यमित्र शुंग किल्ड बृहद्रथ। ये कौन सी डायनेस्टी के थे बृहद्रथ, ये थे मौर्यन एम्पायर के, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, ही परफॉर्म 20 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस आफ्टर डिफीटिंग यवनास। वैसे 20 का जिक्र बहुत कम जगह है, लेकिन हाँ इन्होंने काफ़ी सारे अश्वमेध यज्ञ करे थे, तो इसका ऑप्शन है ए, बोथ 1 and 2। एट्थ क्वेश्चन, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, ये हम सबको पता है, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949, तो ऑप्शन हो गया 8 का बी। नाइन्थ इज हु प्रपोज द रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द एनुअल सेशन। देखिए ये प्रपोज की बात कर रहा है, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन वैसे गांधी जी का मूवमेंट है, लेकिन रेजोल्यूशन किसने प्रपोज किया था। नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि अंग्रेजों का बिल्कुल बॉयकॉट कर देना है। सब जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए,
तो इन्होंने अपना ICS, जो अब आज की डेट में IAS होता है, उससे रेजिग्नेशन दे दिया। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जी, इन सब ने क्या किया था कि अपनी लॉयर की प्रैक्टिस छोड़ दी थी। मतलब कॉपरेट नहीं करना है अंग्रेज़ों को, क्योंकि अंग्रेज रूल करते थे पर काम तो सारे इंडियन से करवाते थे, तो इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। और इसका जो रेजोल्यूशन प्रपोज किया था, किसने प्रपोज किया था? CR दास ने। अब देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी ऑप्शन में भी नहीं है। अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में होता तो फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा होती, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्लियर है, CR दास। ठीक है। 10th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द एहोल इंस्क्रिप्शन? ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, रवि कृति संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन कन्नड़ स्क्रिप्ट एट मेघूती जैन टेम्पल कर्नाटका। इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि लिखावट, ये संस्कृत में है, इन कन्नड़ स्क्रिप्ट, मेघूती जैन टेम्पल में, कर्नाटक। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एजर्शन एंड रीजन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जेनेटिक्स, थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी होगी 9th-10th में। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसे ही हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसका रीजन में दिया, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। दोनों ही बात सही है, और क्योंकि ऊपर वाला इनहेरिटेंस की बात कर रहा है और नीचे वाला इनहेरिटेंस को ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन जाता है। ठीक है। 12th, देखिए लता मंगेशकर जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, इतना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्हें दोनों ही अवार्ड मिले हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी और भारत रत्न भी। लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको 1989 में मिला, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत रत्न उन्हें 2001 में मिला है। और 2001 में कॉमन सेंस लगाइए कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो 2014 के आसपास थे ना, 14-15 के आसपास वो फिर रिटायर हो गए थे, तो 2001 में कैसे हो सकते हैं? इसीलिए इसका ऑप्शन ओनली 1, ठीक है, सी ऑप्शन, 12th का सी। 13th क्वेश्चन, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है ये। विद रेफरेंस टू द माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इसके है ऑप्शन बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। इसका ऑप्शन है ए, किलिमंजारो हाईएस्ट पीक ऑफ इन अफ्रीका है, इट इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर। वैसे नियर टू इक्वेटर है, बट ऑन द इक्वेटर भी इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं रहता है, तो बोथ 1 and 2 इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। नाउ 14th क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं थोड़ा। ओशन टाइड्स आर ड्यू टू, ओशन टाइड्स क्यों आती है? ओशन टाइड्स अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो ओशन टाइड्स हमें पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन से आती है। हैवी विंड से तो मतलब ही नहीं है, हैवी विंड से ओशन टाइड्स थोड़ी आ सकती है। स्लाइट अर्थक्वेक तो कभी कभी आता है। ओशन टाइड्स तो जैसे हम इसका इफेक्ट अगर हम देखें तो पूर्णिमा अमावस के दिन ओशन में अलग ही हलचल होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन हो रहा है। कुछ चीज़ें ऊपर खींच रही है, कुछ चीज़ें नीचे अपने आप को खींच रही है। नीचे अर्थ का ग्रेविटेशन है, ऊपर मून, इन सब का ग्रेविटेशन फोर्स है सन का, तो ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है। तो थोड़ा बेसिक सेंस लगा के इसका आंसर हम देख सकते थे। 15th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? क्वेश्चन हार्ड था, वैसा नहीं हार्ड, लेकिन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। हार्ड तो नहीं बोलेंगे, कन्फ्यूजिंग बोलेंगे। और बहुत सिंपल भी था। क्यों? क्योंकि केसी नियोगी जी पहले फाइनेंस कमीशन के वो थे, मेंबर थे और हेड भी थे। ठीक है, तो जो पहले के हो वो 15th के कैसे हो सकते हैं भाई? 1951 में पहला बन गया था, अब पहला और आखिरी, अभी आखिरी मतलब आज की डेट का आखिरी, वो सेम कैसे हो सकते हैं मेंबर? तो इसका ऑप्शन है ए, केसी नियोगी जी 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर हो ही नहीं सकते। बाकी 3 को याद करने की जरूरत ही नहीं थी अगर फर्स्ट का नाम पता है तो। नाउ 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया वॉन, ये करंट का क्वेश्चन, 12 सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। ये है हमारा हरियाणा, इसमें समझाने का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। 17th इज विद रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? बहुत कन्फ्यूजिंग, क्योंकि NHRC की स्टैब्लिशमेंट 12 अक्टूबर 1993, इन्होंने लिखा है अक्टूबर 2 नहीं 12 है, या तो शायद गलत तो नहीं करेंगे, कन्फ्यूजिंग है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, देखिए 2 तो सही है बिल्कुल, पर एक तो गलत हो गया ना फर्स्ट वाला, तो इसका ऑप्शन है ओनली 2। इन्होंने जो इस बार ऑप्शन दिया ना, ये भी कन्फ्यूजिंग दिए, मतलब या तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा या तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज आप तुक्का भी कम लगा सकते हैं। 18th क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया मई 2022, मनोज पांडे जी बन गए हैं, पहले थे जनरल मनोज नरवणे। अब देखिए दोनों मनोज है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो गई होगी, बट इसका आंसर है बी, 18th का बी। 19th इज रोहतास फोर्ट इन पंजाब। अब देखिए रोहतास फोर्ट इन पंजाब वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और ये कौन से पंजाब में है? ये पाकिस्तान वाले पंजाब में है, इंडिया वाले पंजाब में नहीं है। 20th इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। ये याद करने का क्वेश्चन है बिल्कुल। एंडीज माउंटेन कहाँ है? ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, बहुत सारे माउंटेन्स हैं इसमें। अब हम चलते हैं 21th में। विद रेफरेंस टू द BR अम्बेडकर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। 21 का ऑप्शन होगा ए, उन्होंने ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी एंड ही फाउंडेड द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया इन 1945। ठीक है। सी वीड्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। सी वीड्स इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आयोडीन का। फर्स्ट ऑफ ऑल सी है, और ये सी वीड्स का मतलब होता है जो समुद्र के नीचे वो छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं अपने आप ही, जिनसे हम, जो एक लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी है,
ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सोर्स किसका है, आयोडीन का भी सोर्स है। सी में है तो थोड़ा आयोडीन मतलब नमकीन पानी, उससे हम रिलेट कर सकते थे इसे, अगर किसी को नहीं पता है तो। बाकी सी वीड्स मैंने बता दिया, वो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं जो पूरे ओशियन में होते हैं, और ये आयोडीन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये आपको यूपी की सारी जगह पता होनी चाहिए थी कि कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस कहाँ पे है। तो इसका जो ऑप्शन नॉट करेक्ट मतलब जो गलत ऑप्शन है वो है श्रृंगिरापुर, श्रावस्ती। ये श्रावस्ती में नहीं है, और बाकी लोधेश्वर, दाऊजी, श्रृंगावीरापुर, ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑप्शन में सही दी हुई है। तो इसका ऑप्शन है बी, 23rd का बी। 24th इज द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन, सब जानते हैं और शायद जानना ही चाहिए क्योंकि ये तो हम स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन ई बोरलॉ, ठीक है। और अगर इंडिया की बात आती है तो एम एस स्वामीनाथन। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की जगह व्हाइट रेवोल्यूशन होता तो वर्गीस कुरियन, ठीक है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं उन्हें, ऑप्शन डी को, पर 24th का ऑप्शन है सी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है। 25th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए करेक्टली मैच नहीं है, सारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें बताने का कुछ नहीं है, लेकिन जो गलत है वो है 98, क्योंकि सेक्रेटरीट ऑफ द प्रेसिडेंट हाउस लिखा हुआ है, जबकि 98 आर्टिकल कहता है सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट, यही यहाँ पे गलती है। 26th हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी इन बर्लिन। तो इसका जो ऑप्शन है वो है लाला हरदयाल। इन्होंने ही बर्लिन मीन्स जर्मनी में जाके, जर्मनी में कौन था उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए, जर्मनी में कौन था, हिटलर था, हिटलर का शासन था। वहाँ जाके इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बनाई कि हम आपके साथ मिलकर इंडिया को आज़ाद करवाएंगे। हालांकि वो सारी बातें सुभाष चंद्र बोस जी के साथ हुई थी, लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की अगर बात आई तो यहाँ पे 3 मेंबर थे, 3 में से 2 के नाम नहीं दिए हुए। तो तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे लाला हरदयाल, आप इंपॉर्टेंट नाम यही है, मेन फाउंडर यही है, तो इन्हीं का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। 27th इसमें कुछ नहीं, आर्टिकल ढूंढना है, तो आर्टिकल का इसका ऑप्शन जो है सी सही है। ए का होगा 3, पहले अपॉइंटमेंट। इसका आप वैसे मैं बताऊं तो आप इसका तुक्का भी लगा सकते थे, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट होगा तो आर्टिकल्स तो हमेशा सीक्वेंस वाइज होते हैं ना, तो 316 तो फर्स्ट आर्टिकल बनना चाहिए। फिर अपॉइंटमेंट के बाद क्या होगा, फंक्शंस बताए जाएंगे, तो 20 वाला। फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंस एंड रिपोर्ट, इन सब चीज़ का आपको देखना था, तो ये 27th का सी आंसर। बाकी आर्टिकल याद है तो बहुत ही बढ़िया। नाउ 28th इन 1887। अब देखिए 1887 को आप कैसे याद रख सकते हैं, मैं बताता हूँ। कौन से वाइस रॉय का टेन्योर था तभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो 1885 हम सबको याद रहना चाहिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, 1885 में। और 1885 में किसके शासनकाल, मतलब कौन वाइस रॉय था, लॉर्ड डफरिन था। डफरिन मीन्स डफर था, ये डफर मतलब वैसा नहीं, याद करने के लिए बता रहा हूँ, डफर था। तभी इसने कांग्रेस की स्थापना होने दी मतलब क्योंकि कांग्रेस ने ही आगे चल के अंग्रेजों को भगाया, ठीक है ना, अंग्रेजों को यहाँ से हटाया, जो भी किया उन्होंने। तो कांग्रेस की स्थापना इन्होंने करी ये सोच के करी कि शायद अब जो यहाँ के लोग हैं ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी या फिर उनको शासन करने में आसानी होगी, तो उन्होंने कांग्रेस को बनने दिया। पर ये बात उनको ही भारी पड़ गई, इसलिए ये लॉर्ड डफर है, एक मतलब हम याद कर रहे हैं, नाम तो डफरीन है, ये डफर निकला, इसने कांग्रेस की स्थापना होने दी। अब 1885 में हुई है, तो इनका कार्यकाल अभी 2-3 साल का 1887 या 8 तक है, तो उसी के दौरान ये यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट की गई, ऐसे आप याद रख सकते थे। बट आपने जो भी किया कोई दिक्कत नहीं है, अब हम समझ के चलेंगे, आगे गलती नहीं होनी चाहिए। 29th ये तो बिल्कुल ही करंट का क्वेश्चन है, इस प्लेयर को बैन किया, तो ये रशिया के प्लेयर है। 29th का ऑप्शन है डी, एनगिवी राइलोव, ठीक है। नाउ 30th क्वेश्चन, 30th इज द पर्पस ऑफ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इनका पर्पस क्या था, तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन सही है, टू प्रोवाइड डायरकी। डायरकी मतलब 2 सिस्टम, एक 2 गवर्नमेंट, एक स्टेट की अलग गवर्नमेंट और सेंट्रल की अलग गवर्नमेंट, ये था पर्पस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का, ठीक है। 31 फैदोमीटर, डेप्थ ऑफ सी, ये सब चीज़ें तो बचपन में पढ़ते आए हैं, फैदोमीटर, डेप्थ ऑफ सी, इसमें रटने का कुछ नहीं, याद करना पड़ेगा। 32 ये तो बिल्कुल ही मेरी तरफ से मुझे लगता है कि ये बकवास क्वेश्चन दिया हुआ था, बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कितनी सीट जीती, ये शायद देना तो नहीं चाहिए था वैसे, बट कोई नहीं, अपना लोकल करंट डाला हुआ है। इसका ऑप्शन है सी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का ऑप्शन, इन्होंने 6 सीटें जीती है, जबकि यहाँ पे 5 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन तो छोड़ भी दो तो चलते हैं। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक क्वेश्चन। पैसिफिक क्वेश्चन के कुछ करंट्स हैं, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा गूगल से। तो उसमें से इसमें बोला गया कि ये कौन सा करंट नहीं है, ये बेंगविला स्ट्रीम, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन का करंट है, ठीक है। कुछ करंट्स के नाम दिए हुए हैं, तो वो आप जरूर याद कर लीजिएगा गूगल पे डाल के, पैसिफिक ओशन के करंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ तारीक रशीदी। तारीक रशीदी का ऑथर कौन है इस बुक का, मिर्ज़ा हैदर दुगलत, कमांडर ऑफ हुमायूं थे, इन्होंने ही ये बुक लिखी थी, ठीक है। ये भी काफ़ी हिस्ट्री का डीप में जाके क्वेश्चन पूछा हुआ है। 35th क्वेश्चन मनी बिल, हम सबको पता होना चाहिए मनी बिल, आर्टिकल 1110। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का क्वेश्चन तो हमें आना ही चाहिए, तो 35th का क्या होगा, ऑप्शन बी 1110। 1112 कौन सा है, 1112 है बजट का, ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बजट पूछता तो 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी हुई है, मनी बिल पूछा तो 1110, कोई दिक्कत नहीं है। 36 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। डायनेस्टीज़ के नाम दिए हैं, उनकी कैपिटल्स बताई गई है। इसका ऑप्शन है ए। अगर आपने एंशियंट इंडिया और ये सब नहीं पढ़ा है, अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ी है,
तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी का रूल किया है, उनकी कैपिटल उस टाइम पे क्या रखी गई है। तो इसका सिंपल 36 का ऑप्शन है ए, यहाँ से आप देख लीजिएगा। 37th इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर इन्होंने इतना घुमा के क्वेश्चन पूछा ना, इंश्योरेंस सेक्टर पूछा है, कौन से शेड्यूल में होगा। अब इंश्योरेंस सेक्टर तो किसी शेड्यूल का ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 6th शेड्यूल में तो मतलब नहीं है, 8th 9th नहीं, 7th शेड्यूल होगा। क्यों? क्योंकि 7th शेड्यूल में ही क्या दिया गया है हमें, फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब ये यूनियन के काम है, ये स्टेट के काम है, और ये कॉन्करेंट काम है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इंश्योरेंस दे दिया इन्होंने 7th शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट के अंदर। थोड़ा अगर अच्छे से पूछता तो थोड़ा यूनियन लिस्ट लिखता या फिर कुछ और लिखता, कौन सी लिस्ट में आता है, बट कौन से शेड्यूल में लिख दिया, इसलिए कन्फ्यूजिंग है। हालांकि कन्फ्यूजन उन्होंने जानबूझ के क्रिएट करी है एग्ज़ाम को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसका इंतजार कर रहे थे। सो ये रीज़न एक हो सकता है। 38th हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मुंबईज गेटवे ऑफ इंडिया, जॉर्ज विटेट ने बनाया था। कीव। देखिए कीव का अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता तो कुछ अलग पूछ सकता था, लेकिन कीव द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन, उसकी रिवर पूछ लिया, अलॉन्ग द बैंक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सी नदी के किनारे है कीव। डाइनीपर रिवर, ठीक है, डाइनीपर रिवर, ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ समझने वाला चीज़ है ही नहीं, डाइनीपर रिवर। 40th क्वेश्चन हु वाज द ऑथर ऑफ गांधी वर्सेस लेनिन, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी वर्सेस लेनिन ऐसी बुक है ना, ज़्यादा या ऐसी जो चीज़ें होती है कंट्रोवर्सी वाली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। गांधी वर्सेस लेनिन एक पैम्फलेट था, और ये पब्लिश किया गया था 1921 में एस.ए. दांगे द्वारा मुंबई में, ठीक है। अगर हो सकता था भाई सिटी पूछ ले, तो इसलिए मुंबई आप याद रखिएगा, ठीक है। 41th विद रेफरेंस टू द कार्बन फाइबर। देखिए कार्बन फाइबर आजकल बहुत जगह यूज़ हो रहा है, और ये क्या है, ये एक कार्बन की ही टेक्नोलॉजी है। इसको कार्बन फाइबर का नाम दिया गया है क्योंकि एक तो ये काफ़ी लाइट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2। कार्बन फाइबर्स आर अ न्यू हाई परफॉर्मेंस मटेरियल एंड कार्बन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर दैन स्टील एंड लाइटर दैन एल्यूमिनियम। स्ट्रॉन्गर दैन स्टील माना गया और लाइटर दैन एल्यूमिनियम माना गया, ठीक है। आप भी अपने आसपास देखते होंगे काफ़ी सारी चीज़ें कार्बन फाइबर की बनी हुई आती है, जिसे हमें लगता है ये प्लास्टिक की बनी है, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं होता, वो कार्बन फाइबर होता है। गाड़ी की कई सारी चीज़ें होती है वो कार्बन फाइबर की बनी हुई होती है। नाउ 42nd इन विच जैन लिटरेचर द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। अगर आपने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अच्छे से पढ़ा था तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। जैन लिटरेचर में भगवती सूत्र में बताया गया है कि महाजनपदास के बारे में, ठीक है, कि कितने महाजनपदास थे, 16 थे। और अगर यही क्वेश्चन बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा रहता तो वहाँ पे आंसर आता अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट में है और जैन लिटरेचर में भगवती सूत्र। 43rd विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल अपराइजिंग। किसने बोला था? बेंजामिन डिसराइले, ठीक है। ये सिंपल याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ रटने की कोई बात नहीं है। 44th विच, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि विद रेफरेंस टू द बर्थ रेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए बर्थ रेट से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है। सबसे पहली बात, बर्थ रेट का मतलब होता है कि कितने हमारे पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है, ये होता है बर्थ रेट। अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, बिल्कुल सही बात है। जब शहरीकरण होगा तो बर्थ रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि शहर में लोग नहीं चाहते ज़्यादा बच्चे हो, ठीक है। इसको एजुकेशन से भी हम जोड़ सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन एजुकेशन का ही दिया है। हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लो बर्थ रेट। अगर लिटरेसी बढ़ेगी तो बर्थ रेट का लो होना भी बढ़ेगा। यहाँ पे लो लिखा है, ठीक है, जानबूझ के उन्होंने लो बर्थ रेट लिखा है। अगर बर्थ रेट भी लिख सकते थे तो वहाँ पे डायरेक्टली वाला गलत हो जाता, इनडायरेक्टली या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखना पड़ता। इसलिए उन्होंने लो बर्थ रेट लिखा है, मतलब लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो लो बर्थ रेट भी बढ़ेगा, मतलब बर्थ रेट कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही है। 44। नाउ आगे चलते हैं। 45 करंट का क्वेश्चन, किसने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती 8th टाइम? मार्च 2022 में पंकज आडवाणी। 45 का ए। 46 होंडुरस की ये प्रेसिडेंट बनी है और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है शायोमारा कास्त्रो। ये आप करंट का क्वेश्चन याद रख सकते हैं। और हाँ, होंडुरस कौन सा कंट्री है? सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। ये अफ्रीकन मत जाना आप, अगर नाम से आपको अफ्रीकन लग रहा हो तो ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। और सेंट्रल अमेरिकन का मतलब है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाली कंट्रीज़। और ये सारी कंट्रीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, ये अगर कॉन्टिनेंट की बात आएगी तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में गिनते हैं, ठीक है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं। जिसमें USA कनाडा आते हैं उसमें ही हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को भी गिनते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। नाउ 47th, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द रडार यूज बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग ऑफ व्हीकल, इसे हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि डॉपलर इफेक्ट में कोई लाइट रेज या फिर साउंड वेव्स ये फेंकी जाती है। अब फेंकी जाती है, अब वो कितने की स्पीड से वापस आई उसी डिवाइस पे, उससे पता चल जाता है कि स्पीड क्या है, ठीक है। ऐसे ही होता है, जो लगा रहता है डिवाइस वो रेस फेंकता है। अब सब गाड़ियों में फेंका, अब जिस गाड़ी से जिस स्पीड में आ रहा है वो पता चल जाएगा कि हाँ उससे इतनी स्पीड में आया वापस, जिसमें जितनी स्पीड में वो वापस आएगा उतनी ही स्पीड में गाड़ी चल रही होगी, सिंपल सी बात। तो इससे स्पीड पता की जाती है, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, याद रख सकते हैं। 48
इसमें मैचिंग करनी है, सिटी एंड रिवर्स दी हुई है, तो इसका सिंपल से ऑप्शन है सी। जैसे ए का फोर्थ, ये सारी इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड वाली रिवर्स दी हुई है, इंडिया की नहीं थी। क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए वर्ल्ड रिवर्स पे फोकस किया गया। अगर इंडिया की थी तो शायद काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ईजी रहता, लेकिन कोई नहीं, अगर आपको याद हो जाएगा तो अगली बार ईजी होगा। 49th इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड द $10 ट्रिलियन ड्रीम। ये है सुभाष चंद्र गर्ग, इन्होंने ये बुक लिखी हुई है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से ये एक्स हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक है। हाँ, द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ठीक है। 50th एंड लास्ट क्वेश्चन इज हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज करेंटली बेस्ड ऑन। हेडलाइन इन्फ्लेशन किस पे बेस होता है इंडिया में? कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब देखिए, दो तरीके के इंडेक्स होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल रेट्स के दाम दिखाता है, और कंज्यूमर वाला जो एक्चुअल में रिटेल प्राइस होते हैं उनकी इंडेक्सिंग करता है। बट हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, सिंपल सी बात है। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको दिखाता है? ये कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को दिखाता है, मतलब एक साल का नहीं, पिछले 5 सालों से महंगाई में क्या चेंजेस हुए हैं उसको दिखाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा ये लेता है कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ऑप्शंस के साथ साथ थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिली होगी, और अगर नॉलेज मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय सो मच।